नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश सिंह, व्याख्याता कृषि अर्थशास्त्र, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान। आप सभी लोगों का अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम के विषय में या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के विषय में। आइए हम बिना देरी किए हुए अपनी इस वीडियो पे चलते हैं। लेख पे आने से पहले इस नियम की प्रस्तावना के विषय में हम कुछ जान लें, मौखिक रूप से कुछ हम जानकारी प्राप्त कर लें। मांग के नियम को ठीक से समझने के लिए हमें एक और नियम के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। इस नियम का नाम ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम मांग के नियम की स्पष्ट व्याख्या करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीम या अनंत हैं, किंतु इन आवश्यकताओं को पूरा करने के जो साधन हैं वह सीमित हैं। फलतः वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जब आवश्यकताएं आपकी अनंत और साधन सीमित हों, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं वह साधन सीमित हैं, तो जायज़ सी बात है आप अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए अपने सीमित साधनों के प्रयोग के क्रम में वह विकल्पों का चुनाव करता है, उचित विकल्पों का ही चुनाव करता है, अन्य का त्याग कर देता है। इसी आधार पर अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र भी कहा जाता है। यानी कि कुछ विकल्प आपके लिए जो बहुत ही अग्रणी हैं, जिनके अभाव में आप एक कदम चल ना पाएँ, उनको आप ले लेते हैं। अन्य को जो बहुत हितकारी या लाभदायक नहीं हैं, उनको आप छोड़ देते हैं। इसी आधार पे हम इकोनॉमिक्स को लॉजिक ऑफ चॉइस भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं इस लेख पे। लेख में हम अपनी बातों को रखते हैं, इसको आप समझने का प्रयत्न करिए। यह नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से ही निकला है। इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। ध्यान रहे, गोसेन का जो पहला नियम है उसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोसेन के पहले नियम को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। यह गोसेन का दूसरा नियम है क्योंकि 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के एक अर्थशास्त्री एच गोसेन के द्वारा इस नियम को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। किसी वस्तु को उसके विभिन्न उपयोगों में वितरित करते समय उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न उपयोगों में से वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान हो। जो भी विभिन्न उपयोग या जो भी विभिन्न प्रकार के विकल्प उपभोक्ता द्वारा चुने गए हों, उन विकल्पों में जब मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, सभी विकल्पों की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान होगी, बराबर होगी, तभी उपभोक्ता अधिकतम संतुष्ट के स्तर पे जा पहुंचेगा। अन्य की स्थितियों में उपभोक्ता कुछ न कुछ अपने मन में जरूर चिंतन करेगा कि हमने क्रय विक्रय करने में कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ठीक है, विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता सामान्यीकरण से ही कुल संतुष्ट को अधिकतम बनाया जा सकता है। अभी हमने यही कहा, जब कुल सीमांत उपयोगिता जो है सामान्यीकरण हो या समान हो, अन्य विकल्पों में या जो भी विकल्प आपके द्वारा चुने गए हों उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी हो वो सभी की बराबर होने पर ही आप जो है अधिकतम संतुष्ट के स्तर पे पहुंच सकते हैं। अब आइए इसी बात को हम मार्शल के शब्दों में जानते हैं। मार्शल के शब्दों में मार्शल के शब्दों में किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह बहुत से उपयोग में लगा सकता है। मान लीजिए धन है, तब वह उस वस्तु को उन उपयोगों में इस ढंग से वितरित करेगा कि प्रत्येक उपयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर ही रहे, क्योंकि यदि इसकी सीमांत उपयोगिता किसी एक उपयोग में दूसरे उपयोग की अपेक्षा अधिक होती है तो दूसरे उपयोग को निकालकर पहले उपयोग में लाने से ही उपभोक्ता को या
किसी भी व्यक्ति विशेष को लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से भाई देखते हैं, इस प्रकार किसी वस्तु को उसके विभिन्न उपयोगों में वितरित करते समय उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न उपयोगों में से वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर की हो या समान हो। ठीक है, अभी हमने वही कहा कि आप जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, खरीदारी के समय जब दुकान पे आप जाते हैं तो केवल ऐसी वस्तुओं का चयन करते हैं जिनसे मिलने वाली, ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चयन करते हैं जिनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपके लिए समान हो। कम या ज़्यादा की होगी तो आप अन्य वस्तुओं को तरजीह नहीं देंगे, केवल उन्हीं वस्तुओं को देंगे जिनके उपयोग की आपको महती आवश्यकता है। अब आइए देखते हैं सम सीमांत उपयोगिता की सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। निम्नलिखित प्रकार की परिसीमाएं हैं सम सीमांत उपयोगिता की, वो क्रम में है। पहले क्रम को हम देखते हैं। पहले क्रम में कहा गया कि उपभोक्ता विवेकशील है। ये सब नियम तभी काम करेंगे जब एक उपभोक्ता विवेकशील होगा, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा। ठीक है, तभी यह नियम काम कर पाएंगे। सूक्ष्मदर्शी हो उपभोक्ता, सूक्ष्म अध्ययन करने वाला हो, भूत और भविष्य का उसे अच्छा खासा ज्ञान हो, तब वह उपभोक्ता अर्थशास्त्र के इन छोटे छोटे नियमों का अपने वर्तमान जीवन में प्रयोग कर पाएगा इन नियमों का। ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि उपभोक्ता विवेकशील है। दूसरा जो है, उत्पादन के संसाधन या साधन सीमित हैं। ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता कि उत्पादन के जो भी संसाधन हैं, चाहे वो नेचर रिसोर्सेज हों या फिर भौतिक हों, जो भी हैं वो सब सीमित हैं, उन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है। तीसरा है, उपयोगिता मापनीय है। ये नियम तभी कार्य में आ पाएगा जब आप यह मानने के लिए तैयार हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, तभी इस नियम पे आप काम कर पाएंगे। ठीक है, कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं जो उपयोगिता मापन की जो गणना वाचक दृष्टिकोण है उसका विरोध करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, तो ऐसे अर्थशास्त्री इस नियम का जो है इस नियम को अपनाने से कतराते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है, वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता से एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती। एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती, यानी कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वह दूसरे वस्तु को जो है किसी वस्तु का प्रतिस्थापन प्रभाव, या जैसे किसी वस्तु को एक दूसरे वस्तु के स्थान पे प्रयोग करने का जो प्रभाव होता है वह उपयोगिता मापन में किसी तरह का प्रभाव नहीं डालता। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, गुड़ जो है चीनी के क्रय विक्रय में किसी तरह का प्रभाव नहीं डालता इस नियम के अंतर्गत। ठीक है। अब आ जाइए इस नियम के महत्व को विषय में हम जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न यूटिलिटी। इसमें देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम के निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला है, यह नियम उपभोक्ता के व्यय का आधार होता है, यानी कि इसी नियम के आधार पे एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए अपने धन का व्यय करता है। दूसरा है, उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है यह नियम। इस नियम के आधार पे उत्पादनकर्ता यह समझ लेता है कि हमारे कौन कौन से उत्पादन जो है बाज़ार में अच्छी तरह से रन करेंगे, कौन से रन नहीं कर पाएंगे, और किस उत्पादन का किस फसल का अच्छा मूल्य हमको प्राप्त होगा, किस फसल को बेचने के लिए हमें झिझकना पड़ेगा। इन सब बातों का अध्ययन करके इसी नियम के अंतर्गत उपभोक्ता जो है उत्पादन के क्षेत्र में कुछ वस्तुओं का त्याग करता है और कुछ वस्तुओं को पहले से अधिक मात्रा में उत्पादित करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, उपभोग तथा बचत का आधार है यह नियम। उपभोग का भी आधार है और
बचत का भी आधार। उपभोग के विषय में जानते हैं कि जिन भौतिक या प्राकृतिक वस्तुओं का आपके द्वारा दोहन किया जाता है वो उपभोग कहलाता है, और जो आपकी आय में आप बचत में या धन का सृजन करने में जो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बचत कहलाता है, सेविंग कहलाता है। अब चौथा जो है पॉइंट, विनिमय के क्षेत्र में भी यह नियम काम करता है, कीमत निर्धारण के क्षेत्र में भी यह नियम काम करता है, सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में भी यह नियम काम करता है। सार्वजनिक वित्त का मतलब जो आप लोन वगैरह लेते हैं, वितरण के क्षेत्र में भी यह नियम काम करता है। ये सब इसके महत्व थे, इस नियम के, सम सीमांत उपयोगिता नियम के ये सब महत्व थे। अब आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इस नियम को समझते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से हम इस नियम को समझते हैं। इस नियम को समझने से पहले जो हमने एक टेबल बनाई, पहले रेखा चित्र को समझने से पहले एक टेबल के माध्यम से इस नियम को हम समझते हैं। हम आइए बताते हैं आपको। मान लीजिए ए तथा बी वस्तुओं की कीमतें क्रमशः, यहाँ देखिए हमने लिखा है ना, ए तथा बी वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 2 और 1 रुपये है। मान लीजिए ए की 2 रुपये कीमत है प्रति यूनिट, और बी की 1 रुपये प्रति यूनिट है कीमत। सारणी में वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए विभिन्न इकाई से जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको दर्शाया गया है। मार्जिनल यूटिलिटी ए, मार्जिनल यूटिलिटी बी। तो जब हम सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं, पहला रुपया जब हम खर्च कर रहे हैं, पहली इकाई जब हम खर्च कर रहे हैं, तो हमें MUA से, यानी कि ए वस्तु से, ए वस्तु को हम मान लेते हैं सेब, और बी को मान लेते हैं हम संतरा। बी को हम संतरा मान लेते हैं, पहले ए को सेब और बी को संतरा मान लेते हैं। तो पहली इकाई का जब हम खर्च करते हैं, अपनी पहली इकाई का, तो हमें से इससे जो है 2 रुपये खर्च कर रहे हैं, MUA पे 2 रुपये लग रहे हैं, तो हमें 100 यूटिल्स मिल रही उपयोगिता सेब पे, और संतरे पे हमें 80 यूटिल्स मिल रही। दूसरे पे जब हम खर्च कर रहे हैं तो यहाँ 80 यूटिल्स सेब पे मिल रही है, 60 यूटिल्स हमको संतरे पे मिल रही। तीसरी इकाई खर्च करने पे 60 सेब पे और 40 हमको संतरे पे। चौथी जब हम खर्च कर रहे हैं तो 40 हमको सेब पे मिल रही है, 20 हमको संतरे पे मिल रही है। इसी तरह से 5वीं और 6वीं पे हम देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम एक उपभोक्ता जो है किस क्रम में सेब और संतरे का क्रय करेगा, किस क्रम में। यहाँ देखिए 2 रुपये खर्च करने पर, 2 रुपये खर्च कर रहा उपभोक्ता तो 100 यूटिल्स उसे मिल रहे हैं, और 1 ही रुपये खर्च करने पर 80 यूटिल्स उसको मिल जा रहे हैं। संतरा का अगर ख़रीदता है 1 रुपये में तो उसे 80 यूटिल्स उपयोगिता मिल रही है। इसलिए पहले उपभोक्ता पहला रुपये अपना यहाँ लगाएगा, संतरा खरीदेगा पहले रुपये से। अब दूसरा रुपया जब खर्च करना हुआ उपभोक्ता को, तो दूसरा रुपया भी वो संतरे पे ही लगाएगा, क्योंकि संतरे पे उसे 60 यूटिल्स मिल रहे हैं। यहाँ अगर ख़रीदता है दूसरी यूनिट ख़रीदता है तो इसको 2 रुपये देने पड़ेंगे और 80 यूटिल्स मिल रहे हैं। अगर 80 का 1/2 कर दिया जाए तो 60 से कम हो रहा है, 40 यूटिल्स ही उपभोक्ता को मिल पा रहे हैं। इसलिए दूसरा रुपया भी उपभोक्ता संतरे की इकाई को खरीदने में खर्च करेगा। अब तीसरी इकाई की बात की जाए तो तीसरी इकाई में अगर संतरा खरीदना चाहता है उपभोक्ता तो उसे 40 यूटिल्स मिल रहे हैं। इसलिए अब उपभोक्ता संतरा नहीं खरीद के अब वो सेब की खरीदारी करेगा, और यहाँ उसे 100 यूटिल्स मिल रहे हैं। अगर 100 का आधा भी करते हैं तो 40 से हमें अधिक उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए अब उपभोक्ता जो है यहाँ संतरा ना खरीद करके सेब खरीद रहा है। चौथी की बात करें, अगर चौथी इकाई की बात करें तो चौथी इकाई में भी उपभोक्ता जो है संतरा नहीं खरीद के सेब ही खरीदेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल
जो है यूटिलिटी मिल रही है, इसलिए अभी उपभोक्ता के पास जो है संतरे 2 इकाई संतरे की है ही ऑलरेडी, तो इसलिए वो संतरा नहीं खरीद के सेब खरीद रहा है। अब जब दोनों बराबर की बात हो गई है, अभी सेब भी बराबर है और संतरा भी बराबर उपभोक्ता के पास, चौथी इकाई जब खर्च करता है उपभोक्ता, पाँचवीं खर्च करता है, तो पाँचवीं यहाँ उपभोक्ता संतरा खरीद रहा है। फिर छठी जब खर्च करता है, छठी में उपभोक्ता जो है फिर सेब खरीद रहा है, सातवीं में भी सेब खरीद रहा है, आठवीं में संतरा खरीद रहा है। अभी जब सेब और चूँकि ये जो नियम है वो नियम इस बेसिस पे बनाया गया है कि उपभोक्ता ए और बी वस्तुओं को केवल 12 रुपये के अंदर ही खरीदेगा, केवल 12 रुपये ही उसे खर्च करने हैं, 12 से अधिक नहीं खर्च कर सकता। और 12 में उसी जगह पे वो अपने क्रय को रोक देगा जहां ए और बी से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही खरीदारी के दौरान वह बराबर की मिलनी चाहिए। तो बराबर की बात अगर की जाए तो ए और बी में उपभोक्ता को जो है, यहाँ देखिए ए और बी में उपभोक्ता यहाँ अगर चौथी यूनिट की बात की जाए तो चौथी यूनिट पे 40 यूटिल्स उसे सेब से मिल रहे हैं, तो सेब में मान लीजिए 2 रुपये खर्च हो रहे हैं। अगर 1 रुपये की बात की जाए, 1 रुपये की बात की जाए तो सेब से भी 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। और यहाँ आ जाइए संतरे पे, संतरे से भी अगर 1 रुपये खर्च करने पर देखा जाए तो उसे 20 यूटिल्स ही प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इसी चौथे क्रम पे आके उपभोक्ता अपने क्रय को रोक देगा और यहाँ तक आने में 4 इकाइयाँ उसे सेब की खरीदनी पड़ी हैं, 1 2 3 4, और 4 इकाइयाँ उसे संतरे की खरीदनी पड़ी हैं। तो 4 में यहाँ जो है संतरा खरीदने के लिए उसे 4 रुपये लग रहे हैं और सेब खरीदने के लिए उसे 8 रुपये लग रहे हैं। तो टोटल रुपये अगर जोड़ दिए जाएँ, टोटल जोड़ा जाए तो 12 रुपये हो जा रहे हैं। यह नियम यह बतला रहा है कि 12 रुपये खर्च करने के लिए उपभोक्ता जो है 4 यूनिट जो है संतरे की खरीद रहा है और 4 यूनिट ही सेब की भी खरीद रहा है। और सीमांत उपयोगिता जो आखिरी खरीदारी उपभोक्ता के द्वारा की जा रही है ए और बी की, वहाँ दोनों वस्तुओं से जो मार्जिनल यूटिलिटी उपभोक्ता को मिल रही है वह इक्वल है, बराबर है। अर्थात इस नियम के अंतर्गत उपभोक्ता जो है पूरी तरह से संतुष्ट है। आइए अब रेखा चित्र के माध्यम से इस नियम को और अच्छे से जानते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से चित्र में 2 एक्सिस हैं। ओ वाई एक्सिस पे हमने सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है, ओ वाई एक्सिस पे हमने सीमांत उपयोगिता को दर्शाया, यहाँ देखिए। और वो एक्स एक्सिस पे मुद्रा की उपयोगिता को दर्शाया है। किसी उपभोक्ता को एक नियत समय में हमने जो है जो खरीदारी की उसकी व्यवस्था होती है उपभोक्ता के द्वारा रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। यहाँ देखिए जो ये सिंबल है, ये रेखाएं हैं और जो ये वाला स्तंभ है, दोनों स्तंभ अलग अलग वस्तुओं को दर्शा रहे हैं, अलग अलग वस्तुओं को। पहला स्तंभ दर्शा रहा आपको चावल का है और दूसरा जो है, दूसरा आपके गेहूं का है। पहला चावल का है, दूसरा गेहूं का है। अभी सीमांत उपयोगिता की बात है। अब यहाँ जो रेखा है, ये वाली रेखा सीधी रेखा है, ये सीमांत उपयोगिता को, गेहूं और चावल से प्राप्त होने वाली सीमांत या उपयोगिता का वर्णन कर रही है, Q और Q1। ठीक है। अब आइए हम बतलाते हैं आपको कि एक उपभोक्ता यदि सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है तो उससे जो है उसके द्वारा व्यय किए गए धन से उसको किस प्रकार से असंतुष्टि मिलती है, उसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। अभी देखिए, उपभोक्ता जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो वो 4 रुपये
4 रुपये चावल के लिए खर्च कर रहा है और 4 रुपये चावल के लिए और 6 रुपये गेहूं के लिए खर्च कर रहा है। 4 चावल का और 6 गेहूं का खर्च करने पे जो लाइन है देखिए वो सीधी है, मिल रही है, यानी कि दोनों से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है अभी वो बराबर की है। यहाँ संतुलन की स्थिति में है उपभोक्ता, यानी कि चावल से भी पूरी तरह संतुष्ट है और गेहूं से भी पूरी तरह संतुष्ट है। यदि उपभोक्ता एक नया प्रयोग करना चाहे तो नए प्रयोग में उपभोक्ता को क्या नुकसान हो रहा है यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए नया प्रयोग में अभी उपभोक्ता 4 रुपये पे जो है 4 रुपये खर्च करता था चावल के लिए और 6 रुपये गेहूं के लिए खर्च करता था। अब उपभोक्ता का मन हुआ कि नहीं भैया चावल हम नहीं खाएंगे, कम खाना हमको, चलिए हम 3 रुपये खर्च कर रहे हैं चावल से, चावल को कम कर रहा है और गेहूं को उपभोक्ता बढ़ा रहा है। चावल पे 3 रुपये खर्च कर रहा है, गेहूं पे 7 रुपये खर्च कर दिया उपभोक्ता ने। तो चावल की जो सीमांत उपयोगिता थी वह बढ़ गई पहले से, सीमांत उपयोगिता जो चावल की थी वो पहले से बढ़ गई और बढ़ के यहाँ पहुँची। अभी जो गेहूं की सीमांत उपयोगिता थी देखिए इतनी घट रही है और चावल की इतनी बढ़ रही है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग उपभोक्ता यदि प्रयोग करता है, विनिमय प्रयोग करता है वस्तुओं का, जो है वस्तुओं के क्रय विक्रय में कुछ अंतर लाता है तो उसे तुरंत आभास हो जाता है कि नहीं हमने यहाँ गलती कर दी। तो कुल मिला के यह नियम यही बताता है कि उपभोक्ता सामंजस्य विनिमय के दौरान, किसी वस्तु के क्रय विक्रय के दौरान किस प्रकार बनाया जाए कि क्रय विक्रय करने के पश्चात किसी प्रकार की झिझक ना हो, किसी प्रकार का जो है नुकसान का संदेह ना हो और पूर्णतः हम संतुष्ट रहें या उपभोक्ता संतुष्ट रहें। सम सीमांत नियम के अध्ययन से हमें केवल यही इतनी सीख मिलती है। ठीक है, अभी इतना जानने के पश्चात हमारे कुछ सवाल हैं, उन सवालों को मैं बोल रहा हूं और आप कमेंट बॉक्स या मेरे निजी व्हाट्सएप नंबर पे अपने जवाब प्रेषित करेंगे। पहला सवाल है, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ कब किया गया, किस वर्ष किया गया। दूसरा सवाल है, 14वें वित्त आयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स के जरिए या निजी व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। कोई भी डाउट रहता आपको तो उस डाउट को आप तुरंत बेहिचक कहीं से भी या फ़ोन से या फिर आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे चैट करके आप पूछिए, उसका निदान मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।